स्टूडेंट्स, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा के बारे में जाना था। इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या अर्थ होता है इसका, कौन कौन सी राष्ट्रीय नीतियाँ अब तक बन के तैयार हुई हैं और उन पर कितना अमल हुआ है और भारतीय शिक्षा में उनका क्या प्रभाव देखने को मिला है, ये सभी हमने जाना था। जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 रहेगा। जैसा कि आपको विदित है, पहले ही बता भी दिया जा चुका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 68 बनी थी वो कोठारी कमीशन की संततियों के आधार पर बनी थी। कोठारी कमीशन कब बना था? सन 1964-66 में। 64 में इसका गठन किया गया था और 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन किया गया था। तो देखिए, 19 जून 1966 को कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे सौंपने के पश्चात 9 माह बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद के सदस्यों की एक समिति बनाई और उसे कोठारी आयोग के सुझावों पर गंभीरता से विचार करने के लिए कहा तथा इसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने व उसे क्रियान्वयन की रूपरेखा करने के लिए उनको ये कार्य सौंपा। समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार पर बल देते हुए केंद्र व राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किए और 24 जुलाई 1968 को सरकार ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी। देखिए, उनको कोठारी कमीशन का जो सुझाव था उनको समीक्षा करने के लिए भारतीय संसद में एक समिति बनाई गई और उसे समिति बनाने के बाद उनको ये कहा गया कि कोठारी कमीशन की जो सुझाव हैं उनको विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करें। इसके पश्चात भारतीय शिक्षा नीति में कौन कौन से हम गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और हमें किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करना आवश्यक है। अतः उनका अध्ययन करने के पश्चात हमें किस रूप में इसे क्रियान्वित किया जाना है। तो इस सभी रूपरेखाओं की एक समिति बनाई। तो इन्होंने सभी को पूर्ण रूप से जानकर 24 जुलाई 1968 को सरकार ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी तथा इस के मुख्य रूप से इस समिति के मुख्य तत्व निर्धारित किए गए। शिक्षा मानव तथा समाज का आपस में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा समाज को उन्नतशील बनाती है तथा उन्नतशील समाज शिक्षा के स्तर को ऊंचा करके व्यक्ति के जीवन को सरल, सुखमय एवं प्रगतिशील बनाता है। अतः राष्ट्र, राज्य, समाज, सरकार तथा परिवार का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश व समाज की तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं विकसित होती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखो, हम सामान्य रूप से भी जानते हैं, हम किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता होती है तभी हम किसी भी चीज़ का आविष्कार करते हैं। तो हमें कोई शिक्षा से संबंधित जिन जिन आवश्यकताओं जिन जिन कमियों को महसूस किया जाता रहा है उनकी पूर्ति करने के लिए शिक्षा नीति को बनाया जाना आवश्यक रहा है। अगर हम कोई भी किसी भी देश की अगर शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो कोई भी शिक्षा नीति बनाई जाती है तो उसमें मुख्य रूप से निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, सबसे पहली जो बात है वह है इसका प्रत्यक्ष संबंध उस देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म
आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण। देखिए, किसी भी नीति का जो संबंध है वो सबसे पहले सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक, धर्म, राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण से होना चाहिए। इसके बाद शिक्षा नीति का आधार मातृभाषा में होना चाहिए। जो उनका आधार है वो कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में। शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध विकास एवं आधुनिकीकरण से होना चाहिए। और हमारी जो शिक्षा नीति निर्धारण कर रहे हैं उसका हमारा जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए? हमारे वर्तमान समय से रिलेटिव होना चाहिए। इसका संबंध व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक व कार्यकारी होना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं वो व्यवहार से संबंधित हो, प्रयोग कर सकें एवं कार्यकारी कार्य पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा नीति का संबंध स्वरूप सृजनात्मक एवं उत्पादक हो, जो जिज्ञासा एवं मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित करे। हम कोई भी अगर शिक्षा नीति का निर्धारण कर रहे हैं तो वो ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जिसमें बच्चों में क्रिएटिविटी का विकास होना चाहिए, बच्चे स्वयं कार्य करके सीखने का प्रयास करें, ऐसे उद्देश्य उसमें निहित होने चाहिए। उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले तत्व होने चाहिए उसमें। तथा हम जो कार्य कर रहे हैं वो मौलिक कार्य होना चाहिए, वास्तविक कार्य होना चाहिए, वैध कार्य होना चाहिए, ऐसा बच्चे सीखें। हम ऐसी शिक्षा नीति का गठन करना चाहिए। तथा अगला इसमें जो शिक्षा नीति का तत्व होता है वह है मानवीय साधनों के समुचित विकास में छात्रों में व्यापक एवं विस्तृत मानसिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक हो। इसके बाद यह धार्मिक एवं नैतिक सद्गुणों के विकास करने में सहायक है तथा इसका मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय एवं संवेगात्मक एकता को दृढ़ करना है। तो इस प्रकार के जो हमारे मूल तत्व थे वो हमारी शिक्षा नीति में इस प्रकार यहाँ पर ये प्रमुख रूप से मैंने आपको 7 मूल तत्व बताएं। ये सभी शिक्षा नीतियों में समाहित होने चाहिए जिससे कि धरातल पर भौतिक रूप से उसे क्रियान्वित करने में आसानी रहे और उसका बेनिफिट अधिक से अधिक बच्चे उठा पाएँ। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख बिंदु। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई गई थी उसमें कौन कौन से बिंदुओं को समाहित किया गया था और ये बिंदु कहाँ से लिए गए थे, किसका मूल्यांकन किया था? कोठारी कमीशन 1964-66। तो सबसे पहले जो हमारा बिंदु आता है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इस बात का प्रयास किया जाए कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन कम से कम हो। तो सबसे पहले था इनका सुझाव यही था कि जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बनाई जानी चाहिए। इसके बाद दूसरा है अध्यापकों के स्तर में उन्नति। इसमें शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने हेतु शिक्षकों का वेतन स्तर उनकी योग्यता, कार्यक्षमता, प्रशिक्षण के अनुकूल होना चाहिए। शिक्षकों को स्वतंत्र चिंतन, अध्ययन एवं शोध कार्य की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उनके प्रशिक्षण एवं विशेष रूप से अंतर सेवा शिक्षा आदि पर भी जोर दिया जाना चाहिए और हमें अध्यापक को शिक्षण कार्य कराते समय उसको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके स्तर को और उन्नत बनाया जा सके। इसके बाद अगला पॉइंट है भाषाओं का विकास। इसमें देखिए हमारे भारत देश विशाल एवं विस्तृत देश है, इसमें अनेक भाषाओं को बोला जाता है।
तो इसके संबंध में भी इन्होंने कहा है कि हमारे देश के शैक्षिक व सांस्कृतिक विकास के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का विकास अत्यावश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में शिक्षा स्तर की उन्नति तथा ज्ञान का प्रसार संभव नहीं है। अतः इन्होंने बताया कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारी क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। अतः स्कूल के साथ साथ विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय रखा जाए। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाया जाए। हिंदी के विकास व प्रसार को बढ़ावा देने के साथ संस्कृत की शिक्षा देने हेतु भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए। प्रादेशिक भाषाओं के विकास एवं संरक्षण द्वारा जनता की रचनात्मक शक्ति का विकास, शिक्षा स्तर में सुधार, ज्ञान का प्रसार तथा जनसाधारण व बुद्धिजीवी वर्ग के बीच की खाई को भी दूर करना संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको अन्य भाषाओं के साथ साथ उसका भी अध्ययन कराया जाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो भारत देश है विविधताओं से भरा हुआ देश है और अपनी जो संस्कृति है उसे बनाए रखने में ये सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता। शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य स्कूल पद्धति को अपनाकर समाज के सभी वर्गों के बालकों को पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाए। सभी वर्गों के बालकों को साथ साथ पढ़ने से राष्ट्रीय एकता की भी भावना दृढ़ होगी। बालिकाओं, पिछड़ी जाति के बच्चों एवं विकलांगों के लिए भी शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। तो सभी को इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता से मतलब है कि इन्होंने अपना जो सुझाव दिया है, चाहे तो कोई किसी भी वर्ग का विद्यार्थी हो, विकलांग बालक हो या फिर किसी भी तरह से पढ़ने में अक्षम बालक हो, सभी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके बाद प्रतिभा का विकास। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान व्यक्तियों की खोज विशेष परीक्षणों की सहायता से अल्पायु में हो जानी चाहिए, ताकि उनकी प्रतिभा के विकास से तो उचित अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके बाद कार्यानुभव एवं समाज सेवा। इसमें कार्यानुभव एवं राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा के कार्यक्रम में महत्व दिया जाए। विद्यालय में मानविकी एवं सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाए तथा पाठ्य से आगामी क्रियाओं में भाग लेने के भी अवसर इनको प्रदान किए जाने चाहिए। इसके बाद विज्ञान की शिक्षा एवं अनुसंधान। देखिए विज्ञान इसमें थोड़ा सा गलत लग गया है। विज्ञान की शिक्षा व अनुसंधान। राष्ट्र की चहुमुखी प्रकृति व आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए विज्ञान की शिक्षा व शोध कार्य को विशेष महत्व दिया जाए। 10वीं कक्षा तक सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं गणित के अध्ययन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसके बाद कृषि व उद्योग की शिक्षा। कृषि व उद्योग की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए तथा उसमें संबद्ध कृषि कॉलेज भी होने चाहिए। तकनीकी शिक्षा के प्रयोगात्मक रूप पर विशेषज्ञ बल देते हुए देश की कृषि, प्राविधिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं एवं जनशक्ति का समय समय पर सर्वेक्षण एवं रोजगार के स्रोतों एवं प्रशिक्षण में उचित संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद पुस्तकों का प्रकाशन। अच्छी पुस्तकों के लेखन के लिए लेखकों को उदार पारिश्रमिक एवं सहायता तथा प्रोत्साहन देकर आकर्षित किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का मूल्य भी सामान्य विद्यार्थी की पहुंच में हो, उतना पुस्तकों का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए
पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आवश्यकता अनुसार स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समितियों व परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। दोनों स्वरूपों को महत्व दिया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पुस्तकों के प्रकाशन में इस शिक्षा नीति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों को भी समय समय पर अधिक प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसके बाद परीक्षा एवं मूल्यांकन। परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। परीक्षाएं विश्वसनीय एवं वैधों एवं अनवरत मूल्यांकन विधि अपनाई जाए, क्योंकि मूल्यांकन का अभिप्राय छात्र की उन्नति से है। अतः इसके लिए छात्रों के प्रगति पत्र तैयार किए जाएं। परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठता का होना भी आवश्यक है। मूल्यांकन के बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्वरूप को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधार। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन करने, पाठ्यक्रम में विधिवत विविधता को अपनाया जाना चाहिए। उसकी तकनीकी व्यावसायिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उसका प्रत्यक्ष संबंध रोजगार से हो तथा यह कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कला आदि विभिन्न क्षेत्रों पर इसके लिए यह उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। अब इसके बाद आता है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। इसमें देखिए, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की आवश्यकता को देखते हुए अनेक प्रकार के नियम निर्धारित किए। जैसे सबसे पहला जो नियम है वह है विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्रों की प्रवेश संख्या प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा अन्य सुविधाओं तथा कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। दूसरा है अनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तभी की जाए जब पर्याप्त धन एवं उचित शिक्षा स्तर या मानक उन्नत करने के उपयुक्त साधन उपलब्ध हों। इसके बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के मानकों में सुधार करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें अब अगला आता है साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विभिन्न स्थानों पर कार्यरत लोगों को व्यावहारिक रूप से शिक्षित करना आवश्यक है। अतः बड़े बड़े उद्योगों द्वारा इस संदर्भ में सहायता ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त साक्षरता आंदोलनों में छात्रों एवं अध्यापकों का सहयोग भी प्राप्त किया जाना चाहिए। तथा इसे सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए। इसके बाद खेलकूद। खेलकूद की व्यवस्था व्यापक एवं उचित रूप से राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए। खेलकूद का उद्देश्य छात्रों की शारीरिक योग्यता की वृद्धि करना तथा कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में खेल के मैदानों एवं खेल परिषदों की उचित व्यवस्था हो
तथा इसका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए। इसके बाद शैक्षिक संरचना। समस्त देश में शिक्षा की समान प्रारूप, इसने समान प्रारूप कौन सा दिया था? 10+2+3 को अपनाया जाए। 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा तथा 2 वर्ष की सेकेंडरी तथा त्रिवर्षीय डिग्री शिक्षा, मतलब प्रारंभिक जो 10 वर्ष की शिक्षा मानी है इन्होंने स्कूली शिक्षा, 2 वर्ष की मानी है इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन तथा 3 वर्ष की डिग्री विश्वविद्यालय प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। हायर सेकेंडरी के 2 वर्ष स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्कूल या कॉलेज में शामिल हो सकते हैं। जो ये बीच का इन्होंने 2 वर्ष का माना है, ये दोनों ही विभागों में इसे विभाजित किया करने की सिफारिश की थी, चाहे तो स्कूल में मिला लो इसे या फिर विश्वविद्यालय में मिला दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, उन्होंने इस प्रकार के अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। अतः इस विवेचन से हम जान सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करना, एक सूत्र में बांधना, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव तथा न्याय के आधार पर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, अपनी संस्कृति के प्रति आदर, प्रेम तथा नैतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों पर जोर देना आदि इस समिति की प्रमुख देन रही है। और हमारे भारत देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, विविधता में जो एकता की पहचान है उसे बनाए रखने के लिए इसने अपने अनेक प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए। तो हमने जो आज अध्ययन किया था वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के जो प्रमुख तत्व थे उन तत्वों के बारे में हमने जाना था। तो इसे एक बार पुनः दोबारा से आप रिवाइज करना। तब तक के लिए धन्यवाद।